भला कौन चाहेगा कि उसकी शादी बारिशों के मौसम में हो, या कौन चाहेगा कि किसी की शादी में बरसात हो जाए। पर बरसात तो बरसात है, वो अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। बादलों से मेरा कुछ अजीब सा नाता है। जब कभी बेमौसम बारिश होती है, ये बादल मेरी उंगली पकड़कर अपनी गोदी पर बिठाकर मुझे मुझे एक अतीत की बेमौसम बारिशों की सैर पर ले जाते हैं। आज मैं शादी के एक पंडाल में था। शादी दीपेंद्र की थी। वो मुझसे बहुत स्नेह करते थे। मुझसे कोई उम्र में 6-7 साल बड़े होंगे। हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान। मैं उनकी बारात में नहीं जा सका, तो मुझसे कहने लगे, राहुल तुम मेरी बारात में नहीं गए, रिसेप्शन का सारा जिम्मा तुम्हारा। तो साहब, सुबह से बारिश हो रही थी। अब कहीं जाकर बारिश रुकी थी। आदेशानुसार मैं उनके घर पहुंच गया। कुर्सियां जमवा दी, खाने पीने की प्लेटें लगवा दी और अगले आदेश के इंतजार में बैठ गया। बारिश अभी अभी रुकी थी। हमारे यहाँ बिजली को गुल होने के लिए बारिश का एक बहाना काफी होता है। बिजली भी चली गई और फिर वही बादल, शरारती बादल। उन्हें तो मौका मिल गया मुझे अतीत की सैर कराने का, और वो मुझे फिर 8 साल पीछे ले गए। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা। वो अक्टूबर का पहला हफ्ता था। दशहरा कुछ जल्दी आ गया था, या यूं कहें कि सर्दियां बरसात का दामन पकड़े रहने को बेकरार थी। आमतौर पर दशहरा पूरे 10 दिनों तक चलता है, पर हमारी बंगाली कॉलोनी का दशहरा षष्ठी के दिन शुरू होता है और विजय के दिन मां की विदाई। उस साल पंचमी तक तो मूसलाधार बारिश हुई थी। पंचमी की शाम तक बारिश एकदम थम चुकी थी और षष्ठी को मौसम खुल गया। हम लोग बड़े उत्साह के साथ ढाकी, शंख, उलुध्वनि के साथ मां दुर्गा को ट्रक में बिठाकर ले आए। षष्ठी की रात, आसमान पूरा खुला हुआ। ऐसे में कभी शांत वातावरण में मां दुर्गा के चेहरे को देखना बहुत सुकून देता है। हम तो घंटों यूं ही पंडाल में बैठकर मां को निहारते रहते थे। उस दिन मैं भी मां का चेहरा यूं ही निहार रहा था। तभी लगा कि कोई और भी है जो उतनी ही श्रद्धा से मां को निहार रहा था। मैं सिर्फ पीछे से उसे देख पा रहा था। पूरे लंबे बाल, सफेद कलर का सलवार कुर्ता और नीले रंग का दुपट्टा, दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए, कोई 20-25 सेकंड एक ही मुद्रा में। अनुमान तो हो चला था कि अपने मोहल्ले की तो नहीं है, पर उससे बड़ा कौतूहल का विषय ये था कि वो है कौन। पहले उसने अपने सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर को उल्टा यू बनाकर अपनी आंखों से लगाया, फिर होठों से, फिर माथे से, फिर 2 बार अपने जुड़े हाथों को माथे से लगाने के बाद वो पीछे मुड़ी। पीछे क्या मुड़ी, एक पल के लिए उसकी निगाहें मुझ पर ठहरी। अब विश्वास हो गया कि कम से कम वो अपने मोहल्ले या कॉलोनी की तो नहीं है। मैंने शायद पहली बार मां दुर्गा के 2 चेहरों को एक साथ देखा था। वही बड़ी बड़ी गोल आंखें, गोल सा चेहरा, वही हल्का गुलाबी रंग गालों का, आंखों पर गाढ़ा काजल। मन बस वहीं रुक जाने को किया और वो एक पल में मुड़कर दूर खड़ी हुई अपनी 2 सहेलियों के पास चली गई। लेकिन सप्तमी की सुबह से मेरी नजर पंडाल में बस उसे ही तलाश रही थी। खूब जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि वो कलकत्ता से हमारे शहर कोई परीक्षा देने आई है। चूंकि दशहरा भी इसी वक्त पड़ा था, तो वो अपने मामा के घर रुक गई थी। मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों की सूची बनाई जो मुझे बंगाली भाषा के सेंटेंस बनाकर दे सके। तुम्हार नाम की? किससे पूछेगा? किसी से भी पूछूं
तुझे इससे क्या, साले तू अपना काम कर। ये कहकर मैंने उसे टाल दिया और दोपहर होते होते सप्तमी के दिन मैंने 2-3 लड़कियों के सामने उसे ये प्रश्न चिपका दिया। तुम्हारा नाम की? धीरे से आवाज आई। अंजलि। मानो आज की जंग पूरी हो गई। कहाँ से आई हो, क्या कर रही हो, क्यों आई हो, इन प्रश्नों को पूछने के लिए मेरे पास पर्याप्त भाषा ज्ञान नहीं था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि एक प्रश्न वहां से भी आ गया। और तुम्हार नाम की? मैं कुछ समझ पाता इससे पहले टिंकी बोल उठी। राहुल दा। मैं कभी नहीं चाहता था कि वो मेरे नाम के आगे ता लगाए। उम्मीद के मुताबिक ही काम हुआ। ओ राहुल, अच्छा। अभी बहुत से प्रश्न बाकी थे कि एक आवाज आई। अंजलि दी, बाबा डाकছে। सप्तमी की रात आंखों आंखों में कट गई। अष्टमी की सुबह तक वो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि मुझे बंगाली भाषा नहीं आती। जो छोटे मोटे वाक्य मैंने कहे हैं वो सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए ही थे। अब टूटी फूटी हिंदी में वो भी मुझसे सहज हो रही थी। पंडाल के किसी भी कोने में वो रहे, उसे लगातार मेरे द्वारा देखा जाना और उसका हर बार मुस्कुरा देना मेरे हौसले बढ़ा रहा था। अष्टमी की शाम को हमारे पंडाल में बहुत से आयोजन होते हैं, जैसे शंखवादन, धुनुची आरती डांस। धुनुची डांस इसलिए हो रहा था कि वो देखे कि बंगालियों की ये कला भी मुझे अच्छी तरह से आती है। और भाग्यवश मैं सभी प्रयासों में सफल हो रहा था। मेरे हर प्रयास के बाद अंजलि मेरे करीब आती नजर आ रही थी। नवमी की सुबह तक मैं ये जान चुका था कि कुछ तो है जो वो मेरे बारे में भी सोच रही थी। फिर मुझे वही दोस्त याद आया जो बंगाली भाषा में अब तक 6-7 वाक्य मुझे लिखकर दे चुका था। इस बार का प्रश्न सुनकर वो चौंक गया। मैंने उससे पूछा, यार इसको बंगाली में क्या कहेंगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे करती हो? इस सवाल पर मेरा बंगाली दोस्त बिचक गया। वो समझ गया कि मैं अपने मोहल्ले की किसी बंगाली लड़की पर डोरे डाल रहा हूँ। तुम साला पिटेगा, ये कहते हुए चिढ़कर ही सही उसने मुझे बता दिया, आमी तुम्हाके भालोबाशी, पर इसके बाद क्या होगा ये हमारा गारंटी नहीं है। ये कहते हुए मुझे हड़काकर वो चला गया। दिन भर मैं एक लाइन रटता हुआ वक्त ढूंढता रहा। वो अकेले में मिलती तो हिम्मत नहीं पड़ती, और जब हिम्मत आती तो वो पास नहीं रहती। नवमी की रात हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। डांस प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑर्केस्ट्रा होती हैं। सभी बंगाली जानते हैं कि अगले दिन माँ का विसर्जन हो जाएगा, और इसलिए सभी देर तक टकटकी बांधे माँ को देखते रहते हैं। आपस में कुछ बातें करते हैं, फिर ध्यान माँ की तरफ चला जाता है। इस बार मेरे और अंजलि का पंडाल में बैठे रहने का ध्येय कुछ और भी था। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस रात की सुबह हो। मैं जानता था कि आज के बाद ये पंडाल उठ जाएगा, कल माँ का विसर्जन हो जाएगा और अंजलि मुझसे दूर कोलकाता चली जाएगी। रात के 2:30 बज चुके थे। सब एक एक कर अपने घर जा रहे थे। कहना शेष रह गया, आमी तुम्हाके भालोबाशी। अगले दिन माँ को सिंदूर चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। विसर्जन के समय बंगाली स्त्रियों का सौंदर्य अद्भुत होता है। सफेद रंग की साड़ी, लाल बॉर्डर वाली, गालों पर गुलाल लगा हुआ, यूं लगता है जैसे उस पंडाल में एक साथ कई दुर्गा माँ नजर आ रही हैं। इस बीच मैं अंजलि को बार बार देखता रहा। यूं लगा कि वो भी मुझसे कुछ कहना चाहती है। सभी दुर्गा पंडाल के बाहर खड़े थे कि मैंने देखा शिव मंदिर खाली पड़ा है। वहां कुछ बुजुर्गों के सिवा कोई नहीं था। मैं प्रणाम करने के बहाने उस ओर बढ़ा। देखा कि वो भी मेरी ओर चली आ रही है। ठीक मेरे बगल में आकर खड़े होकर मुझसे बोली, आज के आमी जाच्छी। इतना तो मैं भी समझ चुका था, या शायद मुझे पता था कि वो जाएगी ही। इसके पहले कि मैं कुछ कहता, उसने एक छोटी सी पर्ची मेरे हाथ में दी और कहा, এই যে আমার ফোন নাম্বার আর অ্যাড্রেস, মামা দাঁড়িয়ে আছে, আমি যাচ্ছি।
प्रेम को किसी भाषा में बांधा नहीं जा सकता। प्रेम की अपनी एक भाषा होती है। एड्रेस और फोन नंबर, दो कीवर्ड मेरे कानों में गूंज रहे थे। अब मुझे ढोल और नगाड़ों की आवाज़ अच्छी लगने लगी थी। मैं नाचना चाहता था, खूब नाचना चाहता था। पर्ची अपनी जेब में संभाल कर रखी और नाचते हुए लड़कों के बीच कूद गया। बादलों ने भी मेरी खुशी का खूब साथ दिया। अपना सुर मिलाया और 4 दिनों से रुका हुआ पानी झूम के बरसा, खूब बरसा, खूब गुलाल उड़ा, सिंदूर बरसा, सारा आलम सुरमई हो गया। उस भीड़ में मैंने आखिरी बार अंजलि का चेहरा देखा। उसकी आंखों में 2 बड़े बड़े आंसू थे, थोड़े से सुख और उससे बिछड़ने के बहुत सारे दुख के साथ। उसके ख्यालों में मैं दुर्गा माँ को विसर्जित करके कब घर आ गया पता ही नहीं चला। उस दिन शुक्रवार था। चित्रहार में गाना बज रहा था, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। एक दूजे के लिए ये फिल्म मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। इसमें कमल हसन और अति अग्निहोत्री कभी मिल नहीं पाते। उनके मिलने और बिछड़ने से अचानक मुझे ख्याल आया उस पर्ची का, जो मैंने संभाल कर अपनी जीन्स में रखी थी। मैं भागकर बाथरूम की ओर गया और मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ वो जीन्स कहाँ है जिसमें मैंने वो पर्ची रखी थी? कौन सी पर्ची? वो तो सारी गीली हो चुकी थी। मैंने 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 उस जीन्स को ढूंढा। मैं पागलों की तरह इस कपड़े से उस कपड़े अपनी जीन्स को ढूंढ रहा था। आखिरकार वो जीन्स मेरे हाथ में आ गई, वो पर्ची मिल गई। गीली हो चुकी उस पर्ची को मैंने बड़े एहतियात से उस पर्ची को खोला। लाल हो चुकी पर्ची में कुछ लिखे, कुछ मिटे अक्षर ही बाकी थे। लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ भी समझ ना आ सका। मुझे लगा कि मैं उठूं और जोर से दौड़ लगा दूं स्टेशन की तरफ। भाग कर जाकर उससे कहूं कि अंजलि, तुमने एक चीज तो दी मुझे प्यार से, उसे मैं संभाल कर नहीं रख सका, मुझे माफ कर देना अंजलि। वक्त अपने हाथ से फिसल जाता है और खाली हाथ के सिवा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। मैं महीनों तक इस बंगाली से उस बंगाली, उसके बारे में बातें करने की कोशिश करता। बंगाली कॉलोनी में किसी के घर भी कलकत्ता से कोई भी आता, मैं उसे बड़े गौर से निहारता। शायद कोई पैगाम, कोई संदेश अंजलि का आया हो। इन ख्यालों में खोया ही था कि अचानक पंडाल में लाइट आ गई और बादल मेरी उंगली को पकड़कर जहां से ले गए थे उन्होंने मुझे वहीं लाकर छोड़ दिया। वो जगह थी रिसेप्शन की, दीपेंदु दा का रिसेप्शन। बत्तियां जल चुकी थीं, लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। हमारे यहाँ बंगालियों में प्रथा है कि दूल्हा दुल्हन एक साथ स्टेज पर नहीं बैठते। दुल्हन को सजाकर स्टेज पर बिठा दिया जाता है, मिलने वाले आते हैं, उपहार देने वाले उपहार दे जाते हैं। मेरी कुर्सी के बाईं ओर थोड़ी दूर पर ही दुल्हन बैठी थी। गोल सा चेहरा, होठों पर लिपस्टिक, आंखों के ऊपर सफेद और लाल रंग की बिंदियां, सिर पर थर्माकोल का मुकुट। चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। ये तो अंजलि है। मैं साहस करते भारी कदमों के साथ अंजलि तक पहुंचा। उस समय उसके पास कोई था नहीं। मैंने धीरे से पूछा, अंजलि? तभी किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा। कह रहे थे, राहुल, बौदी बोलो।